सो या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये क्या कहता है? इट रिप्रेजेंट्स the rate at which a consumer is willing to trade one good for another while maintaining the same utility levels. सपोज कि बनानाज एंड एप्पल्स है, ठीक है. अब इफ़ आई एम विलिंग टू गिव अप 6 बनानाज फॉर 3 एप्पल्स, तो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगा? 6/3. ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा रेट है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन का रेट है. मैं सपोज़ मेरे को चॉकलेट्स चाहिए, सॉरी मेरे पास चॉकलेट्स है और मुझे पेस्ट्रीज चाहिए, ठीक है. सो इफ़ आई एम गिविंग अप 10 चॉकलेट्स फॉर 1 पेस्ट्री, तो मेरा MRS क्या होगा? 10/1 10, ठीक है. सो एक रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, ठीक है. इफ़ अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू ट्रेड 1 गुड, मैं अपना 10 चॉकलेट्स में दे रही हूँ ताकि मुझे एक केक मिल पाए और मेरा यूटिलिटी लेवल सेम रहे, मतलब मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन, मैं 10 चॉकलेट्स खाती और मैं 1 केक खाऊँ, तो ये खाऊँ या ये खाऊँ, मेरे को यूटिलिटी लेवल तो 10 यूनिट ही मिलने वाला है. सो इफ़ आई एम ट्रेडिंग माई 10 चॉकलेट्स फॉर 1 केक, सो दैट इज़ द रेट ऑफ दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ठीक है, सिंपल. Then we have optimal choice of consumer. So the optimal point of consumption is where the budget line is tangent to the highest indifference curve. देखते हैं फिगर में, ठीक है. This is because a consumer would want to maximize his utility and remain in a budget also. Consumer है, ठीक है, हमें तो ऐसा ही चाहिए कि हमारा बजट में ज़्यादा, मतलब कम पैसों में, मतलब हमारे बजट में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिले. यूटिलिटीज़ सेटिस्फेक्शन, एक यूनिट कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है वही, सिंपल. तो मेरा बजट सपोज 500 रुपये का है, ठीक है. इफ़ आई एम हैविंग अ बजट ऑफ 500 रुपीज़, सो आई वुड वांट टू मैक्सिमाइज माई यूटिलिटी इन दैट 500 रुपीज़. मैं चाहूँगी कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन डिराइव हो, ठीक है. Thus, the point where the budget line touches indifference curve is optimum choice of consumer. ठीक है, मेरा बजट और मेरा जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है जो मैं उस बजट में कंज्यूम करूँगी, उनका जो एक पॉइंट होगा उसे ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर हम बोलेंगे. जैसे सपोज यहाँ पे देखो, ये रहा, ठीक है. सो ये है बनानास, ये है मैंगोस, ठीक है. सो कंज्यूमर का ऑप्टिमम यहाँ पे डिराइव हुआ, मतलब इसका बजट लाइन है, ठीक है. और उसका इनडिफरेंस, मतलब मैंगोज एंड बनानास का जितना भी कॉम्बिनेशन करके उसने जो चॉइस किया उसके बजट में हो और उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, दैट इज़ ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर. ठीक है. नाउ वी विल लुक ऑन टू द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, as the price of a good or service increases, consumer demand for that good or service will decrease and vice versa. अभी ये जो the microeconomics concept, these are in real they are not applicable because in real में बाकी सब constant नहीं रहता है. But if we are studying a law of demand or a law of supply, so we are making other things constant, तो ही ये demand या law of demand that will hold ट्रू. ठीक है. सो ये कह रहा है कि जैसे ही किसी गुड या सर्विस का प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड है वो डिक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है. और वैसे ही अगर प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगा. ऑब्वियसली अगर सपोज़ मैगी का पैकेट है, ठीक है, पहले 10 रुपये में मिलता था तो मैं 20 पैकेट ख़रीदती थी, 10 रुपये वाला था, तो आई कंज्यूम 20 पैकेट्स ऑफ मैगी. लेकिन अब उसका प्राइस बढ़ के हो गया है 15 रुपीज़. ठीक है. सो अब मेरे पास तो मतलब जैसे 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये का ये जो मैगी का पैकेट है, वेट या सो इफ़ मेरे पास मैगी का पैकेट है, उसका प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड बढ़ेगा. मतलब कि अगर मैगी का पैकेट मेरे को 10 रुपये में मिल रहा था, सो मैं 20 मैगी के पैकेट्स आई कैन अफोर्ड. ठीक है. अभी प्राइस हो गया, बढ़ गया, 15 हो गया. सो मेरा डिमांड जो है वो घट जाएगा. मैं अब 20 पैकेट डिमांड नहीं करूँगी, मैं कम डिमांड करूँगी. ठीक है. कुछ भी 20 या 15 सपोज.
कैलकुलेशन पे मत जाओ, मैं बस समझाना चाहती हूँ कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, वाइस वर्सा है, ठीक है। प्राइस इज इन, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ठीक है। डिमांड बढ़ा, प्राइस घटा, सॉरी ऐसे नहीं जाना है, मैंने जो गलती की वो नहीं करना है, ठीक है। प्राइस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, हमेशा प्राइस से डिमांड पे जाना है, ऐसा नहीं करना है कि मैम डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घट जाएगा, नो 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 नो, वैसे ये लॉ उस हिसाब से नहीं है, प्राइस को ही देखना है। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, ठीक है, ऐसे देखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन ये जो डिमांड कर्व है, जैसे मैंने बोला, ये नॉर्मल गुड्स के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है। अभी डिमांड कर्व देखेंगे, जैसे फॉर एनी चेंज इन प्राइस देयर इज एन इन्वर्स चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, या बताया हमने इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। सो नॉर्मली जो नॉर्मल गुड्स के लिए होता है, डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड जाता है, जैसे सपोज ये स्लोप है, सो डिमांड का कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे प्राइस ले ले और यहाँ पे ले ले डिमांड, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस अगर कम है तो मेरा डिमांड घट जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये जो है वो डाउनवर्ड स्लोप है नॉर्मल गुड्स के लिए, डाउनवर्ड है ना ये वाला, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है, एज आई टोल्ड यू। जैसे कि अगर स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट है, जैसे स्टॉक मार्केट, अभी हमें लगा कि नहीं आगे जाके इस गुड का प्राइस बढ़ने वाला है, जैसे सपोज अभी पेट्रोल का चल रहा है, ठीक है, क्राइसिस, तो उसमें क्या हुआ, ऐसा न्यूज़ आया कि प्राइसेस बढ़ सकते हैं पेट्रोल के। सो लोगों ने क्या किया पता है, अगर लॉ ऑफ डिमांड से जाए तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो दैट वुड हैव टू लीड कि उनका डिमांड घटे। हमने तो ऊपर वही देखा ना, इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन नहीं, स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट में क्या होता है, अगर सपोज हमें न्यूज़ मिला कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, सो हम क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा है ना तो हम ज़्यादा हमारा डिमांड बढ़ा देंगे। Why? Because we are in a fear that what if the price is getting inflated on a very higher level, so हम आगे जाके क्या करेंगे, so हम अभी से जितना अभी प्राइस बढ़ा है उतने में ही हम ज़्यादा उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है। तो ये स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट ऐसे काम करता है, स्टॉक मार्केट्स में ऐसा होता है। अगर ऐसा लग रहा है कि किसी शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है, सो नाउ आई एम एनालाइजिंग कि ठीक है इसका प्राइस अभी बढ़ा है, सो आई एम मेकिंग अ स्पेक्यूलेशन कि हाँ इसका प्राइस आगे जाके और बढ़ सकता है। सो व्हाट पीपल विल डू, ऐसा नहीं है कि वो उनका डिमांड घट जाएगा किसी शेयर का, नहीं, वो बोलेंगे ठीक है इसका प्राइस आगे जाके बढ़ने वाला है, सो वी विल नाउ परचेज मोर शेयर्स ताकि आगे जाके हमें और प्रॉफिट मिले। सो ये स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट है, ठीक है। ओके, सो या डिमांड कर्व जो है वो इंडिफरेंस और बजट कंस्ट्रेंट्स पर बेस्ड है, ठीक है। अभी कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं, गिवन गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, जैसे सपोज सीरियल्स, फूड ग्रेन्स, ठीक है, राइस वगैरह कुछ भी, स्टेपल फूड वगैरह जो होते हैं, बाजरा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है इन्फीरियर गुड्स का, इसमें लॉ ऑफ डिमांड कॉन्ट्री हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि अगर किसी के पीपल के इनकम राइज हुआ, ठीक है, अगर सपोज मेरा पहले इनकम था 1000 रुपये, सो आई वॉज कंज्यूमिंग बाजरा एंड ऑल ऑफ दैट जो भी होता है, ठीक है, इन्फीरियर गुड मैं कंज्यूम कर रही थी। लेकिन अब मेरा सैलरी बढ़ के हो गया 2000 या फिर 5000, तो नाउ आई विल नॉट परचेज बाजरा, बट नाउ आई विल मूव, now I will make changes in my diet, now I will switch to eggs, milk, ठीक है। मैं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कंज्यूम करूँगी ना, क्योंकि अब तो मेरे पास पैसे है तो मैं और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का फूड खा सकती हूँ। अब मुझे स्टेपल वाला जो है अब वो मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल ऐसा। तो इन्फीरियर गुड्स में उल्टा हो जाता है पूरा, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन वो कम कर देंगे, ठीक है। जैसे चीप सीरियल्स, फूड ग्रेन्स जो होता है, ठीक है, उनका डिमांड घट जाता है जब लोगों की प्राइस बढ़ती है। तो अरे प्राइस क्या, उनकी सैलरी बढ़ती है तो इनकम राइज होता था। नाउ गिवन गुड्स क्या है, गिवन गुड इज़ अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट दैट डिफाई स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिमांड है। डिफाई मतलब कि गलत प्रूव करता है। डिमांड फॉर गिवन गुड राइजेस व्हेन द प्राइस राइजेस एंड फॉल्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, ठीक है। सो इसमें अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब है, सपोज जैसे राइस है, ठीक है, अभी चावल के दाम अगर बढ़ जाएंगे, प्राइस उसका बढ़ जाएगा,
तो क्या करेंगे हम? चावल तो हमें चाहिए, जैसे साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा राइस का कंजप्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया अगर देखें तो। सो अगर उनका प्राइस बढ़ रहा है ना, फिर भी डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिमांड विल नॉट फॉल, दैट इज़ गिवन गुड्स, ठीक है। प्राइजेस बढ़ने पे भी उनका डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दैट इज़ गिवन गुड्स, ओके। उसको ऐसा भी बोलते हैं कि ये एक टाइप का इन्फीरियर गुड है लेकिन उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। अभी जैसे राइस खा रहे हैं हम, तो राइस का सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है? जैसे अगर सीरियल्स वगैरह है, ठीक है, तो उसका सब्सटीट्यूट, जैसे सीरियल्स में से जो भी प्रोटीन्स और जो भी विटामिन मिलते हैं, ठीक है, तो उसका सब्सटीट्यूट हो सकता है एग्स में से प्रोटीन मिल जाएगा या मिल्क से मिल जाएगा विटामिन वगैरह, ठीक है। लेकिन राइस का क्या सब्सटीट्यूट होगा? राइस का तो सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। राइस तो वी आर विलिंग टू कंज्यूम, मुझे भी राइस खाना बहुत पसंद है। सो अगर राइस का प्राइस बढ़ेगा फिर भी आई विल कंज्यूम इट, ऐसा नहीं है कि मैं उसे कंज्यूम करना बंद कर दूँगी, आई विल कंज्यूम इट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो भी मेरा डिमांड घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। सो नाउ पॉलिसी पैराडॉक्स, समटाइम्स लोअरिंग प्राइसेस चेंजेस हैबिट्स। जैसे कि अगर किसी स्टेपल फूड चीप हो गया, जैसे मैंने सब्सिडी दी, ठीक है, जैसे सपोज मिलेट पे मैंने सब्सिडी दी, ठीक है, सो मिलेट का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, चीप हो गया वो, तो क्या होगा? पॉलिसी पैराडॉक्स क्या बोलता है कि अब जो पुअर जो पीपल है वो उसे लेस कंज्यूम करेंगे। देखा जाए तो अगर दाम घट रहा है, पहले 10 रुपये में मिलता था, 5 रुपये में मिल रहा है या 2 रुपये में मिल रहा है, सो बेसिक कॉमन सेंस बोलता है कि ठीक है दाम घट रहा है, सो पुअर पीपल जो भी लोगों ने कंज्यूम करता है, ठीक है, सो दे विल नाउ कंज्यूम इट मोर बिकॉज दे आर गेटिंग इट ऑन अ चीपर प्राइस। लेकिन नहीं, पॉलिसी पैराडॉक्स बोलता है कि जैसे ही प्राइजेस लोअर होंगे हैबिट्स में चेंज आएगा, ठीक है। जैसे सपोज मिलेट या कोई भी स्टेपल फूड पे अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो पुअर पीपल उसे कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचेंगे कि ठीक है ये तो हमें सस्ते में मिलेगा ही मिलेगा, तो हमारा जो मनी बचा है, पहले 10 रुपये में मिलता था, अब 2 रुपये में मिल रहा है, तो जो 8 रुपये हमारे बचे हैं, तो 8 रुपये से हम कुछ और अच्छा टेस्टियर फूड हम कंज्यूम करेंगे। सो इसलिए ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो जैसे गिवन गुड्स का एग्जाम्पल दिया है, ब्रेड हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, ये एसेंशियल है, ठीक है। उनका नियर डायमेंशनल सब्सटीट्यूट सेम प्राइस लेवल पे बहुत कम है, वेरी फ्यू, ठीक है। सो इसीलिए ये गिवन गुड्स में कॉन्ट्री हो जाता है, कॉन्ट्ररी होता है लॉ ऑफ डिमांड से। नाउ वी हैव सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब ही उसमें ही छुपा हुआ, सब्सटीट्यूट मतलब कि अगर टी महंगा हुआ, उसका प्राइस बढ़ गया, तो नाउ आई विल स्टॉप कंज्यूमिंग टी, नाउ आई विल स्विच टू कॉफ़ी, ठीक है, बिकॉज आई हैव सब्सटीट्यूट, आई हैव अनदर ऑप्शन, टी नहीं तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं तो ग्रीन टी, जो भी, ठीक है। सो दैट इज सब्सटीट्यूट गुड्स, मतलब कि ये कॉम्पिटिंग गुड्स है। मतलब अगर टी का प्राइस बढ़ा ना, चाय का प्राइस बढ़ गया, उसका डिमांड फॉल करेगा, लेकिन साथ साथ वो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया है, सो कॉफ़ी अब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। समझ में आया? सो ये सब्सटीट्यूट गुड का है। नाउ वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दे आर पेयर ऑफ गुड्स दैट आर इंटरडिपेंडेंट और कंपेटिबल, मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे ब्रेड जैम हो गया, टी शुगर हो गया, ठीक है, चाय के बिना शक्कर, शक्कर के बिना चाय क्या बोलते हैं, या शक्कर के बिना चाय, दैट इज़ कोई नहीं पिएगा। अब ब्लैक टी के बाद जो भी, वो अलग बात है, उसकी मैं काली चाय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि टी और शुगर यूजुअली दे आर कंपेटिबल, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। सो उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे, ओके, जो कि ऐसे गुड्स जो कि इंटरडिपेंडेंट और कॉम्पेटिबल है। नाउ वी हैव वेबलन इफेक्ट। क्या बोलता है? लोगों को लग्जरी गुड्स पे खर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दे थिंक दैट डिस्प्लेज देयर फाइनेंशियल पावर। Suppose if I'm purchasing a Rolex watch, or if I'm booking a Rolls Royce car, so that shows that मतलब लोग ऐसा मानते हैं, that is a status symbol। लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। सो बेसिकली इसमें क्या है, अगर Rolex की वॉच जो है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ भी गया ना, फिर भी लोग उसे कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे, दे विल डिमांड इट, उसका डिमांड वैसा ही रहेगा, कोई फॉल नहीं करेगा, ठीक है। डिमांड उल्टा बढ़ जाएगा, बिकॉज पीपल थिंक दैट स्पेंडिंग मनी ऑन लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज
दे डिस्प्ले फाइनेंशियल पावर, ठीक है। पैसे वाले लोग ऐसा मतलब पैसे है तो दिखाएंगे, फाइनेंशियल पावर शो करेगा। अगर रोल्स रॉयस खरीद रहे, रोलेक्स वॉच खरीद रहे, उसका प्राइस बढ़ेगा तो भी लोग उसका डिमांड बढ़ा ही देंगे, ठीक है। समझ में आया? सो ये वेबलिन गुड्स है, वेबलिन इफेक्ट बोलते हैं इसे। नाउ वी हैव डिमांड कर्व। सो जैसे डिमांड कर्व में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसको। सो वी हैव इनकम चेंजेस, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो सकता है ना मेरा। मैं पहले टी लेती थी, मेरे को कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी नहीं चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, प्रेफरेंस कैन शिफ्ट, मेरा इनकम चेंज हो सकता है, ठीक है। रिलेटेड गुड्स जो है टी और कॉफ़ी रिलेटेड गुड्स या टी, ठीक है, वो शिफ्ट हो रहा है। सो डिमांड का कर्व में शिफ्ट्स ऐसे हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ मार्केट डिमांड? सो मार्केट डिमांड इज़ टोटल डिमांड ऑफ फॉर अ गुड फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। जैसे सपोज मार्केट में 100 कंज्यूमर्स है सपोज, ठीक है। इसमें क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वी हैव टू मेक अदर थिंग्स कांस्टेंट, तभी ये लॉज ये सब कुछ हम समझ पाएंगे, वरना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक दिस थिंग फिट इन योर माइंड। सो बाकी को चीज़ को हमें सपोज करके कांस्टेंट करना ही पड़ेगा। सो सपोज मार्केट में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 के 100 का मैं पूरा उनका डिमांड, उनको क्या डिमांड है, वो क्या डिमांड करते हैं, ठीक है, उसका मैं सम अप कर लूँ, ठीक है, तो मुझे मार्केट डिमांड मिल जाएगा। सिंपल। नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज़ अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कि किसी क्वांटिटी जो है उसके प्राइस में चेंज आया। सो दिस ट्राइंगल, इसको चेंज, मैं उसको चेंज की तरह यूज़ करती हूँ। अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो पता होगा, ठीक है, ऐसे उसको यूज़ करते हैं। सो अगर कोई भी प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि फिर से एक बार पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a measure of the responsiveness of the quantity demanded of a good or service to a change in its price. प्राइस में चेंज आया तो उस गुड या उस सर्विस की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, उसने कितना रिस्पॉन्ड किया उस प्राइस चेंज को, तो दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दिखाता है कि कितने कंज्यूमर सेंसिटिव है प्राइस चेंज को लेके, कैसे उनका डिमांड बदलता है या शिफ्ट होता है, ठीक है, दैट शोज दिस। Okay, so now we have two figures, elastic demand and inelastic demand। जैसे ये देखो इलास्टिक डिमांड में क्या है कि देखो, जैसे कि पहले ये P1 प्राइस था, ठीक है, थोड़ा सा हायर प्राइस है ये, तो देखो वेट, ये P1 है और उसका क्वांटिटी Q1, प्राइस हायर था तो डिमांड इतना था, ठीक है। अभी प्राइस कम हुआ तो देखो सडन डिमांड में कितना चेंज आया Q1 Q2 के बीच में, देखो मतलब कि ये इलास्टिक है, मतलब थोड़ा सा प्राइस में चेंज आया। प्राइस चेंज मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स। सो इंक्रीज या डिक्रीज whenever a price is changed, whether it gets increased or decreased, then how much the demand of a particular quantity changes, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ इलास्टिक। इलास्टिक मतलब कि इलास्टिक क्या होता है, खींच सकते हैं, चेंज हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब कि कितना भी, मतलब कुछ भी कर लो वो चेंज ही नहीं होगा उसका। सपोज थोड़ा सा लाइक माइनर लेवल का, इलास्टिक में जैसे कितना चेंज आया Q1 Q2 के बीच में, प्राइस जैसे ही घटा तो कितना चेंज आया। अभी इन इलास्टिक में देखो कि अगर सपोज P1 है, ठीक है, तो ये था, थोड़ा सा देखो प्राइस घटा फिर भी डिमांड में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है, दैट इज़ इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अभी देखते हैं कितने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है। देखो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या है, मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक मतलब इलास्टिक का मतलब ये है कि चेंज होगा, ठीक है। सो अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है ना, तो जो क्वांटिटी डिमांड है ना, किसी भी डिमांड क्वांटिटी का डिमांड जो है इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा,
इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली है ना, तो मतलब इनफाइनाइट हो रहा है, देखो इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, थोड़े से प्राइस बढ़ा है या चेंज हुआ है तो परफेक्टली लाइक उसका इनफाइनाइट चेंज आ गया उसके डिमांड में, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ व्हाट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? कितना भी प्राइस चेंज कर लो उसकी डिमांड चेंज ही नहीं होगी, मतलब वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब कुछ भी कर लो, प्राइस को बहुत ज़्यादा 10x 100x गुना बढ़ा दो या घटा दो, वो जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं ना लोग, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कि वो इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। और ये परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि इनफाइनाइट चेंज आ रहा है, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ तो। ये तो हो गया। नाउ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ये दोनों देखते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा भी स्मॉल चेंज आया तो क्वांटिटी जो भी डिमांड करते हैं ना लोग, उसमें लार्ज चेंज आ जाएगा। थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ, डिमांड में लार्ज चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, डिक्रीज। ठीक है। नाउ इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, कौन प्राइस में लार्ज चेंज आया लेकिन क्वांटिटी डिमांड में स्मॉल चेंज आया, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, प्राइस बहुत बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी जो है, डिमांड जो है, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा। यहाँ पे देखा ना अब हमने, प्राइस घट गया है फिर भी डिमांड तो मतलब इतना कुछ उस पर असर नहीं हुआ है, तो दैट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये वाला। नाउ वी हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज़ प्रपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द रेंज ऑफ प्राइस। मतलब यूनिटरी मतलब कि सिंपल सा है, जितना प्राइस में चेंज आएगा ना उतना ही डिमांड में चेंज आएगा, इक्वल होगा। ठीक है। नाउ वी विल लुक टू दी लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड। मतलब कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका जो सप्लाई है ना वो भी बढ़ेगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। क्यों? प्राइस बढ़ गया मार्केट में, सपोज़ सैनिटाइज़र के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे कोविड में, तो लोगों ने सप्लाई भी बढ़ा दिया, वो अलग बात है, होर्डिंग वगैरह उसकी बात नहीं करी मैं, बाकी सब कांस्टेंट रखा हुआ है। प्राइसेस जैसे ही लोगों को लगा सैनिटाइज़र के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं कोविड में, तो दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर सैनिटाइजर्स, सप्लाई बढ़ा दिया उन्होंने, बिकॉज सप्लाई बढ़ाएंगे प्राइस बढ़ा हुआ है, सो उनका प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा ना, उस हिसाब से फिर प्राइस बढ़ेगा ना तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, ऐसा बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ कॉफ़ी बीन्स राइजेस, फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज टू ग्रो मोर कॉफ़ी बीन्स, इंक्रीजिंग द सप्लाई। कॉफ़ी बीन्स के प्राइस राइज हुए तो फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप ज़्यादा कॉफ़ी बीन्स प्रोड्यूस करो, सप्लाई बढ़ा दो। कन्वर्सली अगर प्राइस फॉल करता है तो फार्मर्स को बोलेंगे कि कॉफ़ी प्रोडक्शन रिड्यूस कर दो। दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई में, डायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट, इन्वर्स नहीं है, डायरेक्ट है। लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स था। नाउ वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सॉरी। So elasticity of supply is a measure of the responsiveness of the quantity supplied of a good or service to change in its price. प्राइस में चेंज आया, कितना क्वांटिटी सप्लाई में रिस्पॉन्ड आया, वो उसका इलास्टिसिटी है सप्लाई का। ये क्या हमें मदद करता है क्या समझने में कि हाउ प्रोड्यूसर विल एडजस्ट देयर आउटपुट लेवल्स इन रिस्पॉन्स टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्राइस में फ्लक्चुएशन आया तो प्रोड्यूसर्स अपना आउटपुट को कैसे मैनेज करेंगे, ये हमें दिखाता है। ठीक है, सी ये देखो, प्राइस 1 है, क्वांटिटी देखो, प्राइस 2 है, क्वांटिटी देखो। ठीक है, ये इन इलास्टिक सप्लाई है, मतलब प्राइस कितना भी बढ़ा दो या घटा दो, क्वांटिटी का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इलास्टिक सप्लाई देखो, सॉरी यहाँ पे ना
ये देखना, देखो सप्लाई का कर्व देखना है, ये वाला यहाँ पे भी ये डिमांड का है, सप्लाई का देखना है, ठीक है। सो ये देखो रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई मतलब कि मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज हुआ, ज़्यादा प्रोपोर्शनल चेंज आ जाएगा सप्लाई में, मतलब चेंज हो रहा है। इलास्टिक मतलब कि वो चेंज होगा विथ वेरिएशंस, प्राइस में वेरिएशंस आया, सप्लाई में भी या डिमांड में भी इलास्टिसिटी दिखेगा हमें, ठीक है। यूनिटरी का मतलब वही है, जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही सप्लाई में बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, ठीक है। देन वी हैव रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब ज़्यादा कुछ उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू प्राइस चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, प्राइस बढ़ेगा या घटेगा उसका जितना है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। अभी जैसे ये देखो इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, मेजर्स हाउ क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इनकम। इनकम में चेंजेस होंगे तो क्वांटिटी का जो डिमांड है और जो सप्लाई है कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा डिमांड में क्या चेंज आया और उसके बदले में सप्लाई में क्या चेंज आया इनकम के वजह से, तो उसको इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। देन वी हैव क्रॉस इलास्टिसिटी which says that examines how the quantity demanded or supplied of one goods respond to changes in the price of another good। मतलब कि बोलता है कि एक गुड दूसरा गुड, ठीक है, इसमें कोई चेंज आया, इसके वजह से इस दूसरे गुड के प्राइसेस पे उसके क्वांटिटी डिमांड में या सप्लाई में कितना चेंज आएगा, दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी। समझ आया। एक गुड के प्राइसेस में देखो एग्जामिन्स हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड ऑफ वन गुड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। एक गुड है, जैसे सपोज ये है टी, ठीक है, ये टी है, इसमें टी में कोई भी चेंज आया, इसके प्राइसेस में चेंज आया, इसके वजह से शुगर जो है वो अलग एक गुड हुआ, ठीक है, उसके क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया, उसके सप्लाई में क्या आया, इस पे इसका क्या असर होगा, दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी। सिंपल, ठीक है। नाउ वी हैव प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, द रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फैक्टर्स लेबर कैपिटल और कितना एंड द मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है। रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है लेबर और कैपिटल का, जो ये जो इनपुट फैक्टर है लेबर होगा, पैसे लगेंगे, उससे कितना आउटपुट वो होगा जनरेट, उसके रिलेशनशिप को ये देखता है। फॉर्मूलाज वगैरह इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना है तो देख सकते हैं। क्वांटिटीज और एफ एल के मतलब कि ये दोनों का लेबर और कैपिटल, के को पता नहीं कैपिटल से डिनोट क्या है, तो उसमें कितना आउटपुट हो रहा है, ठीक है। क्यू आउटपुट है, के इज कैपिटल है, ठीक है। टाइम फ्रेम्स इन्फ्लुएंस इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी इम्पैक्टिंग कॉस्ट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा सिंपल देख लो, लेबर कैपिटल इनपुट फैक्टर है, उसका और कितना लेबर और कैपिटल कितना लगाने से कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रिलेशनशिप दिखाता है प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ वी हैव शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन पीरियड्स। सॉरी, सो शॉर्ट रन में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन इनपुट रिमेन्स फिक्स्ड व्हाइल लेबर कैन एडजस्ट टू इन्फ्लुएंस आउटपुट। सपोज वी हैव दो फंक्शन है, लेबर और कैपिटल। कैपिटल को तो सी से दिखाना चाहिए, पता नहीं कैसे क्यों दिखाया है, देखते हैं। लेबर और कैपिटल, अभी सपोज कैपिटल जो है ना उसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, लेबर को कितना भी चेंज कर लो, बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, चेंज कर लो, उससे आउटपुट पे क्या फ़र्क आएगा, दैट इज़ शॉर्ट रन, सिंपल। दूसरा देखो लॉन्ग रन, सारे इनपुट्स इंक्लूडिंग कैपिटल है वो सब वेरिएबल है, तो वो फर्म्स को अलाउ करेंगे कि प्रोडक्शन को बढ़ाओ घटाओ जो भी, दैट इज़ लॉन्ग रन, ठीक है।
सिंपल, ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ओके, नाउ वी हैव टोटल प्रोडक्ट. कितना किसी सेट ऑफ इनपुट्स में टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है वो टोटल आउटपुट है. एवरेज प्रोडक्ट मतलब कि एक पर यूनिट इनपुट पे कितना आउटपुट दिया है, दैट इज एवरेज. एवरेज निकाल देना, जैसे कि 4 + 5, इसका एवरेज निकालना हो तो 4 + 5/2, 9/2, 4.5 एवरेज. वैसे ही ठीक है, पर यूनिट वाला करते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशनल आउटपुट फ्रॉम वन मोर इन यूनिट ऑफ इनपुट. ठीक है, लेबर मेरे पास 3 थे सपोज, और मेरा आउटपुट था 3. ठीक है, अभी लेबर बढ़ा के मैंने कर दिया 4, तो मेरा आउटपुट भी 4. मतलब कितना आउटपुट में चेंज आएगा एक यूनिट इनपुट बढ़ाने से, दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल यूटिलिटी देखा था ना कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके कितना सेटिस्फेक्शन डेराइव होगा. यूजुअली वो डिक्रीज होता जाता है विथ एडिशनल कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स. वही है मार्जिनल, मतलब एडिशनल वाला ही देखना है. ठीक है, नाउ वी हैव लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. देखते हैं ये वाला.